मेरा नाम मनीषा है। मेरी उम्र सिर्फ़ 19 साल है। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए काम करने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था। फिर मैं बहुत अच्छे घर में काम करने लगी, जिसकी मालकिन का नाम शिल्पा था। वो बहुत ही अच्छी औरत थी और उनका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद थे जो काफ़ी पुराने तरीके से बने हुए होते थे। मैं वहाँ काम करती थी। इनका एक बेटा ही था जो आते-जाते मुझ पर नज़र रखता था। आज तक उसने ना तो मुझसे कोई बात कही थी और ना ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र से मैं परेशान हो गई। फिर एक दिन मेरी मालकिन ने मुझसे कहा कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मेरे लिए यह बात बड़ी हैरत की थी, क्योंकि मैं तो उनके घर की एक मामूली सी नौकरानी थी और मैं खुद उस घर की मालकिन बनने जा रही थी। मैंने फ़ौरन ही हाँ कह दिया और उनके बेटे से शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे देखा करता था और उसी ने अपनी माँ से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन फिर मेरी सास ने, जो कि पहले मेरी मालकिन थी और अब मेरी सास बन चुकी थी, मुझसे एक ऐसा काम करवाना शुरू करा जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। वो मुझे रात को 11 बजे अपने कमरे में बुला लेती। मेरे पति की हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी होती थी। जैसे ही रितेश काम पर जाते, मेरी सास फ़ौरन मुझे अपने कमरे में बुला लेती। दरअसल वो मुझसे अंधेरी कोठरी बनवाने का काम कर रही थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मुझसे ऐसा काम क्यों करा रही है और इस बारे में रितेश को क्यों नहीं बताया गया। लेकिन मरता क्या न करता, मैं उनका काम करती रहती। काम इतनी मेहनत का था कि मुझे जल्दी ही थकान होने लगती। जब मैं पूरी तरह से थक जाती तो मेरी सास मेरे लिए जूस बनाकर लाती और मुझसे कहती कि पी लो, तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। मैं वो जूस पी लेती थी तो फौरन ही मुझे नींद आने लगती और मैं सो जाती। जब मेरी नींद खुलती तो मेरे पास मेरी सास आती और मुझे पैसे देकर कहती कि ये रख लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लेकिन यह बात किसी को नहीं बताना, यहाँ तक कि अपने पति रितेश को भी नहीं। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि जूस पीने के बाद मुझे नींद क्यों आने लगती है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कब कहाँ कैसे सो गई। एक दिन मैंने जूस पीने से पहले अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके छुपा दिया और फिर वहाँ पर जो हुआ वो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी सास ने मेरे बेहोश होने के बाद वहाँ पर एक नहीं बल्कि 4। मैं अपने माँ बाप की एक छोटी बेटी थी और बहुत ज़्यादा हसीन थी। मेरी माँ लोगों के घर में खाना पकाती थी और मुझसे भी यही काम करवाना चाहती थी, पर मेरे पिताजी मेरी माँ से कहते थे कि इतनी प्यारी लड़की को अगर किसी के घर काम करने के लिए भेजेंगे तो हर वक्त दिल परेशान रहेगा। लेकिन माँ का ये कहना था कि मैं भी तो बहुत खूबसूरत थी, मैं भी तो किसी की बेटी थी। तुमने गरीबी में आकर मुझसे ये काम करवाया और अपनी बेटी की बारी आई तो तुम्हारा दिल तड़प रहा है। मेरे पिताजी जब इस दुनिया से चले गए तो माँ ने मुझे भी यही कहा कि अब तुम लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दो। मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती थी। वह औरत मेरा बहुत ख्याल रखती थी। त्योहार पर मुझे तोहफे भी देती थी, मेरे कपड़े भी बनवा कर देती थी, साथ ही वो मुझे खाना भी दिया करती थी। जब भी उसके घर पर कोई आता तो मुझे देखकर पूछ लेता कि क्या यह तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, क्योंकि मैं शक्ल और सूरत में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता था कि मैं उस घर में एक मामूली सी नौकरानी हूँ। उनका एक बेटा था रितेश, जो शक्ल सूरत का तो अच्छा ही था और बहुत हैंडसम भी था और कमाता भी ठीक ठाक था, लेकिन वो मुझे अक्सर देखता रहता। हालांकि उसने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत ना की, ना ही कोई बात की और ना ही कभी कोई गलत इशारा किया, लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर ही रहती थी। मैंने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया था। मैं खाना बना देती और मालकिन से कह देती कि आप खुद ही खाना इनको दे दे। मैं उससे दूर दूर रहने लगी, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात कर दी होगी, क्योंकि वो काफ़ी समय से बीमार थी। उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल दिखते भी नहीं हैं और मुझे ऐसे घर बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि यह घर अब भी बहुत अच्छा लगता था। अगली सुबह जब इनकी तबीयत बेहतर हुई तो कहने लगी कि मैंने कल तुमसे एक बात कही थी। मैंने कहा मालकिन, मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी और इसलिए शायद आपने बीमारी की वजह से ये बात मुझसे कह दी हो। तो इस पर वह मुझसे कहने लगी कि मैंने बीमारी में आकर बात नहीं की थी, मैं हकीकत में तुमसे अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम खुद ही सोचो, अब इस उम्र में मैं अपने बेटे रितेश के लिए कोई लड़की कैसे
कैसे ढूंढूंगी और दौड़ भाग कैसे करूंगी। उसके बाद पता नहीं उसका नेचर कैसा हो, काम धाम कैसा करे मेरे घर का, मेरे बाद वो घर का ख्याल रख सके या ना रख सके। तुम में वह सारे गुण है जो एक अच्छी लड़की में होने चाहिए। अब ना तो इस उम्र में मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, ना ही इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी जैसी और दूसरी लड़की ढूंढ सकूं। चाहती हूँ कि तुम खूबसूरत तो हो ही और बहुत अच्छी तरह मेरे घर को और मेरे बेटे और मेरा भी ख्याल रखती हो। तो मैं चाहती हूँ अब इस नौकरी को हम रिश्तेदार में बदल दे। तुम्हारे साथ का खाना रितेश को बहुत पसंद आता है। हालांकि मुझे यह भी पता है कि रितेश को कोई और लड़की पसंद नहीं है। अगर उसे कोई लड़की पसंद होती तो बेशक मैं उसी लड़की से उसकी शादी करवाती, और इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे रितेश की शादी तुमसे ही करवाऊंगी। तुम अपने माँ बाप को घर भेज दो। जब मैंने ये बात घर आकर अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने मुझे बहुत बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि तूने कोई चक्कर लगाया होगा, उसके बेटे को अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लिया होगा। जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसलिए खानदान के जितने भी लड़के थे सब के रिश्ते मेरे लिए आ चुके थे। लेकिन खूबसूरती होता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, इसलिए मेरे अंदर भी थोड़ी नज़ाकत थी और मैंने सारे रिश्ते को ठुकरा दिया था। इसलिए मैं ये सोच रही थी कि जब सारे ठुकराए हुए रिश्तेदारों को ये पता चलेगा कि मैं तो एक बड़ी हवेली की बहू बन गई हूँ तो उनके दिल पर कोई बिजली गिर जाएंगे। और बस अपनी ईगो में आकर मैंने कोई बात नहीं की और अपनी माँ से कहा कि मेरी शादी यहाँ पर कर दो। मेरी शादी भी हो गई। मेरे पति की नाइट ड्यूटी लग गई, क्योंकि वो एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और अब उनकी नाइट ड्यूटी के दिन शुरू हो गए थे। मैं तो अपनी मालकिन की हमेशा बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी और अब जब उन्होंने मुझे इस घर की बहू बना दिया था तो ये तो मेरे लिए किसी एहसान से कम नहीं था। मैं उनकी हर बात मानती थी, दिन रात उनका बहुत ख्याल रखती। अपने पति से ज़्यादा मैं उनके खाने पीने का ख्याल करती थी। अपने पति को तो खाना मैं बाद में देती, पहले उनसे जाकर पूछती कि आपने खाना खाया कि नहीं। वो भी मेरे साथ बहुत खुश थी और कहती थी कि मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी उनके ये एहसास नहीं करवाना चाहती थी कि किसी गरीब की बेटी को घर लेकर आई थी तो मालकिन बनकर मेरे सर पर ही नाचने लगी, बल्कि मैं तो उनको ये एहसास कराना चाहती थी कि मैं एक अच्छे इंसान हूँ और उनके दिन रात सेवा करती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। मेरा पति नाइट ड्यूटी पर गया हुआ था। मैं अपने कमरे में थी जब मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में चली गई तो उन्होंने एक दीवार से अलमारी को हटाया तो मैंने देखा कि घर तो बहुत मजबूत और पुख्ता था, लेकिन ये दीवारें कुछ कच्ची थी और इसके नीचे कुछ खुदाई हुई थी। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर दीवार को खोदकर अंडरग्राउंड एक कोठरी बनानी होगी। दरअसल मैं इस काम के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती और खुद मुझसे ये काम नहीं हो सकता, इसलिए ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह हो गई, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा खोदकर अंडरग्राउंड कोठरी बनाना कोई आसान काम तो नहीं था। जब उन्होंने मुझे हैरान और परेशान देखा तो वो कहने लगी कि देखो, कोई जल्दी नहीं है, तुम यह काम आराम से कर सकती हो, चाहे रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने अपनी सास से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे किसी सवाल का जवाब देती और मुझसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके आगे उनसे जीत बहस कर सकूं। मैंने बस हमेशा की तरह हुक्म मान लिया, जैसे मैं हमेशा माना करती थी। फावड़ा, कुदाल, हथौड़ी, सारा सामान वहाँ पर पहले से ही पड़ा था। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया कि रात 11 बजे से लेकर 4 बजे सुबह तक यही काम करती रही। काम बहुत मेहनत का था और मैं पसीने से भीग जाती थी। मैं काम में ही लगी हुई थी कि मेरी सास बाहर से आई। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से आई है, बस उनके हाथ में जूस का एक गिलास था। सास के हाथ में ठंडा ठंडा जूस देखकर मेरे मुँह में पानी आ गया। मेरी सास ने कहा कि आज के लिए इतना काम काफ़ी है, ये लो जूस पी लो। मैंने वो जूस पी लिया। उसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं उस कमरे में एक तरफ लेटी हुई सो रही थी। मैंने सुबह उठकर सास से कहा कि मुझे पता नहीं चला
कब मेरी आँख लग गई। तभी वो मुझसे कहने लगी कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत का काम तो नींद तो आएगी ही, और वैसे भी आज के लिए इतना काम काफ़ी है। उनकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी। उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि कहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा कि घर का काम करने। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारे घर का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और कोई नौकरानी नहीं। घर के काम के लिए मैंने एक लड़की रखी है जो आज 9 बजे आ जाएगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मेरी सास ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे भी रखे। मैंने कहा कि जब मैं नौकरानी नहीं हूँ तो आप मुझे ये पैसे किस बात के लिए दे रही हैं। तो इस पर वो कहने लगी कि बेटा, ये पैसे मैं अपनी उस बेटी को दे रही हूँ जो मेरी मदद करती है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन मेरी बच्ची यह बात किसी को न बताना, यहाँ तक कि अपने पति रितेश को भी नहीं। मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, वो चाहती तो मुझे सारे घर का काम करवाती, लेकिन और मेरे आराम के लिए उन्होंने नौकर रख लिया, जबकि मैं खुद एक नौकरानी थी और आज कोई और मेरे लिए काम करने वाले आ गई थी। इससे बड़ी क्या बात होती। मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए माँ, और ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन मेरी सास ने वो पैसे दे दिए और कहा, इससे अपने लिए जो तुम्हारा दिल करे वो खरीद लेना, कपड़े, जूते, खाने पीने की चीज़ें, और अपनी माँ को भी शॉपिंग करवा देना, वो भी खुश हो जाएगी। मेरी सास किस कदर की अच्छी इंसान थी। मेरे दिल में उनकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पैसे लेकर मैं कमरे में आ गई। पैसे गिने तो 25,000 से ज़्यादा थे। इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं थी। इसके बाद मैं आराम से दोबारा सो गई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरा पति दोपहर में आ जाता था और मैंने उसको ये बात नहीं बताई, लेकिन उसने नोट कर लिया कि मैं काफ़ी थकी लग रही थी। मैंने कहा कि बस ऐसे ही, मैं तो आराम करके थक गई हूँ, क्योंकि माँ ने मेरे लिए घर में नौकरानी रखी है। टाइम इस घर में कैसे गुजरेगा। मेरे पति ने कहा कि इस घर में जल्दी ही छोटे मेहमान आ जाएंगे, तो फिर तुम्हारा वक्त अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन मुझे सास की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मुझे कोठरी बनानी है, और ये बनाना कोई आसान काम नहीं है, और 2-3 हफ्ते का काम भी नहीं था। इसमें तो बहुत वक्त लग रहा था, और मेरा पति ये चाहता था कि मैं माँ बन जाऊँ, तो फिर मैं काम कैसे कर सकती थी। इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई और अपनी सास के सामने जाकर ये बात मैंने उनको बता दी। तो इस पर वो मुझसे कहने लगी कि तुम इस तरह बिल्कुल मत होने देना, मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर का नंबर देती हूँ, डॉक्टर तुम्हें अच्छा मशवरा दे देगी। मैंने उस डॉक्टर से बात की और फिर उसकी बात मान ली। मेरी सास यही चाहती थी कि मैं अभी बच्चा पैदा ना करूँ, जब तक कि कोठरी का काम पूरा ना हो जाए। मेरे लिए भी फ़िलहाल ये काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मुझे मेरी सास ने दिया था। फिर अगले दिन मैं अपने माँ के घर गई। उन्हीं पैसे से उनके लिए बहुत सारे सामान लेकर आई। वो कहने लगी कि अब तुम सच में बड़े खानदान की बहू लग रही हो। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि ये पैसे मेरी मेहनत के हैं। फिलहाल मेरी माँ भी खुश हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी मैं यह काम कर रही थी। रोज़ मैं यह काम करती थी। मेरी सास जब मुझे बुलाती तो मैं सच में बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। मेरी आंखें खुलती तो मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश होती थी। वो मुझे पैसा देती थी कि उनके पास रोज़ अपने लिए भी पैसे होते थे, और वो पैसे किसी अलमारी या अपने पर्स से निकाल कर मुझे नहीं देती थी, बल्कि उनके हाथ में पैसे होते थे। उसमें से थोड़े पैसे वो मुझे देती थी और बाकी अपनी पर्स में डाल कर रख लेती थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। शुरुआत में मुझे यह सब काम करने में बहुत मुश्किल थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी आदत पड़ गई थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ बैठी थी कि अचानक मुझे मेरे पति के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरा पति मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था और मैं ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने उठकर उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ था, तो वो मेरी शक्ल देखने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे साथ बैठी हुई नाश्ता कर रही थी और अचानक से तुम बेहोश हो गई। मैं तो डॉक्टर को बुलाने ही वाला था कि तुम्हें इतनी में होश आ गया। मुझे यह बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करती रहती हो तुम दिन भर? इतनी कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मेरी सास ने कहा था कि इस बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताना, इसलिए मैंने अपने पति को भी नहीं बताया। लेकिन अब इस काम से मैं तंग आ गई थी। ठीक है कि मैं शादी से पहले उनके घर पर नौकरानी थी, उन्होंने मुझे सर का ताज बनाया, लेकिन अब तो मैं इस घर की बहू थी। अब यह काम किसी और से भी तो करवा सकती है। इससे तो अच्छा था कि वो मुझसे सारे घर का काम करवाती। काम करने की आदत थी, पर इस तरह तो वाकई मेरी सेहत बहुत ख़राब हो रही थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ रहे थे और मेरी सास की हरकतें मुझे
शक में डाल रही थी कि मेरी सास मेरे लिए जूस क्यों लेकर आती थी और मुझे जूस पीकर ऐसे नींद क्यों आ जाती थी जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता, मुझे अपने कमरे में भी जाना याद नहीं होता था। मैं उनके कमरे में ही सोफे पर गिर के सो जाती थी और सुबह अपने कमरे में आती थी। मेरी सास ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मुझे फिर भी ये जानना था कि वह मुझसे अपने ही घर में कोठरी क्यों बनवा रही थी। मैं अकेली लड़की पूरी कोठरी कैसे बना सकती थी जिसमें कोई बैठ सकता था। ये घर काफ़ी पुराना था, इस तरह से यहाँ पर खुदाई कराकर कोठरी बनाना कोई अच्छी बात नहीं थी। इस घर की दीवारें पुरानी हो गई थी और कभी भी गिर सकती थी। मेरी सास को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मेरी सास ने तो मुझे बच्चा पैदा करने से भी मना कर दिया था और मेरा पति बच्चे के ख्वाब देख रहा था। वो मुझसे कहता था कि बच्चा पैदा करना है ताकि इस घर में एक छोटा नन्हा सा मेहमान आ जाए, हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाए। जब तक मेरा कोठरी बनने वाला काम ख़त्म नहीं हो जाता मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी और पता नहीं ये कब ख़त्म होना था। मैंने सुना था कि पुराने ज़माने में जब लोग इस तरह का काम करते थे तो उन्हें कई साल लग जाते थे। अगर वाकई ऐसी बात थी तो क्या रोज़ मुझे इतनी ही मशक्क़त करनी थी। मैं इतनी बुरी तरह से पसीना पसीना होकर थक जाती थी। मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। जब मैं गिरने लगती थी तब मुझे मेरी सास कहती थी कि अब तुम आराम से बैठ जाओ और जूस पी लो। हमेशा मुझे ही पिलाती थी, कभी खुद नहीं पीती थी। हालांकि उनको कोई बीमारी नहीं थी कि वो जूस नहीं पी सके, मगर मैं फिर भी उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करती रहती थी और सोचा करती थी कि चलो काम है तो ख़त्म कर देती हूँ। मेरी सास ने मेरी सारी ज़िंदगी संवार दी है। अगर बदले में मैं उनके लिए एक बड़ा सा काम कर दूँ तो कभी ज़िंदगी में मैं उनको यह कहने के काबिल तो हो जाऊंगी कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया था। मैं एक दिन अपनी माँ के घर मिलने आई हुई थी कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी माँ का कहना था कि खुशखबरी है, तो मैंने माँ को कहा कि कोई खुशखबरी नहीं है। मुझे लगा कि मैं कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब जब डॉक्टर के पास गई तो उसने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली है। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने तो डॉक्टर से पूछकर वो सब कुछ कर रखा था कि जिसमें मैं माँ नहीं बन सकती थी। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, और अगर मेरे साथ हो गया तो फिर मुझे यह काम नहीं करना था। क्या ये बच्चा मेरे पति का ही था? ये बच्चा मेरे पति का नहीं था तो फिर किसका हो सकता था? लेकिन मुझे किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था और मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि अब तो इस घर में तुम्हारी कदम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे न जाने क्या हो गया हो। तो मैं माँ से कहने लगी, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा घबरा रही हूँ। इस पर माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, पहली बार की बात है, दूसरे बच्चे में आदत हो जाएगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पति को क्या बताऊँ और घर में अपनी सास से क्या बात करूँ। इसके बाद मैं अपनी माँ के घर से अपने घर वापस आ गई। मेरे सामान में डॉक्टर की रिपोर्ट रखी थी और मेरे पति ने वो रिपोर्ट देखी तो आज की ही थी। वो मुझसे कहने लगे कि तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। तो मैंने उनसे कहा कि आज की ही तो है, कौन सा महीना भर पुरानी है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश थे। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ जाकर बात सीधी अपनी माँ को बता दी। मेरी सास मुझे हैरान होकर देखने लगी और फिर मुझे मौका मिलते ही कहने लगी, ये मैंने मना किया था ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे डॉक्टर ने जो जो कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मुझे लगा कि आज की रात वह काम करने के लिए मुझे नहीं बुलाएगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये दिन बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी होते हैं। लेकिन मैं हैरान थी क्योंकि मेरी सास ने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे कहा कि क्या मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। मैं इतनी मेहनत का काम करूँगी तो मेरे बच्चे को कुछ होना जाए। सास ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से काम करो। उनके मुँह से यह सुनकर मैं हैरान थी कि मेरी सास को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उन्हें आज भी मुझे काम करवाना था। अब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरी सास मुझसे ये सब क्यों करवा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक कोठरी इतनी भी नहीं बनी थी कि एक आदमी उसमें छुप सके। मुझसे इतना काम नहीं हो पाता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने अगले दिन काम किया और दिमाग में एक प्लान बना लिया। जूस पीने से पहले मैंने अपना फ़ोन ऐसी जगह पर छुपा दिया कि जहाँ से मैं खड़ी हुई साफ नज़र आ रही थी और कैमरा ऑन कर दिया। जूस पीते ही सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि रोज़ होता था। मैंने अपना फ़ोन बातों बातों में वहाँ से उठा लिया और उनका पता नहीं चलने दिया और फिर मैं उनके कमरे से चली गई।
मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था कि पता नहीं मोबाइल में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। पति तो वैसे भी घर पर नहीं था। मोबाइल की वीडियो प्ले करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ था। इस बात का तो पता चल गया था। वीडियो में देखा कि जैसे ही जूस का गिलास मैंने पी लिया, चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी सास ने मुझे ऐसे घसीट के साइड में किया जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोरी हूँ। फिर वहाँ पर एक आदमी आया और उसने मेरी सास के साथ कोई बात की। मैं इस सूरत में सोफे पर बेखबर पड़ी थी। फिर उसने मेरी सास को पैसे दिए और कोठरी की तरफ देखा। वो आदमी वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, उस आदमी को मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए मैंने ये बात अपने पति को बता दी तो मेरे पति ये सुनकर बहुत हैरान हो गया। मैंने उसको वो वीडियो भी दिखाई। वो उस आदमी को भी जानता था। उसने कहा कि ये तो मेरा बड़ा भाई है जिसको मेरे पिताजी ने अपनी ज़िंदगी में घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने अपनी पसंद की शादी की थी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर हमारे ही घर में चोरी भी की थी, इसलिए पिताजी ने इसको घर से निकाल दिया था। मेरे पति ने कहा कि मैं बात समझ गई हूँ। उसने अपने भाई से भी बात की और सारा मामला सामने आ गया। वो मामला ये था कि मेरी सास के नाम पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जो मेरी सास के जीते जी उनकी थी और बाद मरने के उनके बड़े बेटी की हो जाती। इसलिए मेरी सास अपने कमरे में कोठरी बनवाकर हमेशा के लिए वहाँ रहना चाहती थी और दुनिया वालों की नज़रों के सामने यह साबित करना चाहती थी कि वो इस दुनिया में नहीं रह रही। और इस काम के लिए मेरी सास को भड़काने वाला मेरा जेठ ही था। वही उनको पैसे भी लाकर दे रहा था कि मेरा मुंह बंद कर सके, क्योंकि मेरे ससुर के जाने के बाद मेरे पति का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। मेरा जेठ मेरे पति से अपना हिस्सा मांग रहा था और जब उसका हिस्सा ना मिला तो उसने इस तरह से मेरी सास को भड़काया और मुझे भी इस सब काम में लगा दिया। मेरी गोद में जो बच्चा था वो मेरे पति का ही था और बस किसी तरह कुदरत की तरफ से उसका इस दुनिया में आना लिखा था, इसलिए वो आ गया था। मेरे पति ने मेरी सास से बात की और कहा कि आपने मेरी मासूम बीवी को इस्तेमाल किया और आपने मेरी शादी भी इसलिए करवाई ताकि आप इससे काम करवा सकें, क्योंकि अगर आप किसी और से यह काम करवाती तो आपको भी डर रहता और लोग भी तो बातें करते आपने कि इसको इस्तेमाल किया, वो भी तब जब इसकी हालत भी ऐसी थी। मेरे पति ने कहा कि जो भी करना है करें, चाहे तो इस दुनिया के लिए मर जाएं और घर के लिए भी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मेरे पति ने घर और कारोबार दोनों के हिस्से कर दिए और खुद अलग हो गया। मैंने अपनी सास से खुलकर बात भी नहीं की। उसने पूछा भी नहीं कि मुझे किस बात की सज़ा दी, मुझे क्यों इस तरह से इस्तेमाल किया। बाद में पता चला कि मेरी सास के नाम जो प्रॉपर्टी थी वो करोड़ों की थी, शायद इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।